नमस्ते। हिंदी एजुजोन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम छायावाद की एक बहुत ही सशक्त आवाज महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता मत बांधो के सुंदर और प्रेरक विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस कविता की असली भावना को महसूस करेंगे। मूल पंक्तियों का विश्लेषण करने से पहले जरा प्रकृति के इस असीम सौंदर्य पर गौर कीजिए। सपने देखने का जो हमारा एक सार्वभौमिक अनुभव है, वो बिल्कुल इसी प्रकृति की तरह विशाल और असीमित है। और यही खुलापन, यही आज़ादी इस पूरी कविता की असली आत्मा है। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, कवि परिचय। दूसरा, कठिन शब्द और अर्थ। तीसरा, पंक्तियों का सरल अर्थ। चौथा, अभ्यास और प्रश्नोत्तर। और अंत में सपनों की उड़ान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं खंड 1 पर, कवि परिचय, महादेवी वर्मा का स्मरण। आखिर रचना को समझने से पहले रचनाकार को समझना बहुत जरूरी है। महादेवी वर्मा जी की जीवन यात्रा सच में कमाल की रही है। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी वो केवल छायावाद युग की एक शानदार लेखिका ही नहीं थीं, बल्कि एक बेहद कुशल चित्रकार और समाज को दिशा दिखाने वाली एक मार्गदर्शक भी थीं। यामा और दीपशिखा जैसी रचनाओं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। सोचिए, उनका व्यक्तित्व कितना बहुमुखी रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, कठिन शब्द और अर्थ, यानी अपने शब्दावली टूल बॉक्स को तैयार करना। कविता के गहरे अर्थों को आसानी से समझने के लिए इन कुछ विशिष्ट शब्दों से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। जैसे सौरभ, जिसका अर्थ है सुगंध या खुशबू। नभ या गगन का अर्थ है हमारा विशाल आकाश। धूली यानी मिट्टी। दीप्ति का मतलब है चमक या प्रकाश। और शिल्प का अर्थ है कोई कला या निर्माण का तरीका। ये शब्द आगे चलकर पूरी कविता को समझने में एक चाबी का काम करेंगे। अब हम आते हैं खंड 3 पर, पंक्तियों का सरल अर्थ। यहां हम कविता का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करेंगे। शुरुआती कितनी प्रभावशाली है। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वो लौट कहाँ आता है। यहां सपनों के पंखों को ना काटने की एक बहुत ही शक्तिशाली अपील की गई है, और इसके लिए सुगंध का एक बेहद सुंदर रूपक इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रतिबंध और सीमाएं किसी भी इंसान की वास्तविक क्षमता की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खुशबू को फैलने के लिए पूरा खुला आकाश चाहिए होता है, हमारे सपनों को भी बड़ा होने के लिए पूरी आज़ादी चाहिए। उन्हें बांधा नहीं जा सकता। इसके बाद पंक्तियां हैं, बीच धूली में गिर जाता, जो वहां नभ में कब उड़ पाता है। अब यहां ध्यान खुशबू से हटकर एक छोटे से बीज पर आ जाता है। ये कितनी गहरी बात है। सोचकर देखिए, जहां सपनों को उड़ने की आज़ादी चाहिए, वही उन्हें सही मिट्टी, सही वातावरण में पोषित होने की भी आवश्यकता होती है। अगर बीज बस हवा में उड़ता रहे तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर चीज को विकसित होने के लिए उसकी अपनी सही जगह चाहिए होती है। आगे कवयित्री कहती हैं, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। जरा कल्पना कीजिए, जमीन पर दृढ़ता से जलने वाली आग की और आकाश में आजादी से भटकने वाले उसके धुएं की। यहां दो अलग अलग गतियों की बात हो रही है। आरोहण यानी सपनों का ऊपर की ओर उठना, धुएं की तरह, और अवरोहण यानी सपनों का वापस नीचे आना, आग की तरह वास्तविकता में ढलना। किसी भी सपने के सच होने के लिए ये दोनों ही गतियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। सपना देखना भी जरूरी है और उसे जमीन पर उतारना भी। इसीलिए तो वो कहती हैं, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मतलब इन सपनों की ना तो ऊपर उठने वाली महत्वाकांक्षा को रोको और ना ही नीचे आने वाली वास्तविकता को कभी भी सीमित करो। फिर वो कहती हैं, मुक्त गगन में विचरण कर ये तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक शानदार और रंगीन क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से ये समझाता है कि जब हम किसी को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो वो केवल खुद का भला नहीं करता। एक आज़ाद सपना बादलों के रंग और सूर्य की रोशनी लेके वापस लौटता है और अपने समाज में, अपनी दुनिया में एक अविश्वसनीय मूल्य और सुंदरता लेके आता है। और आखिर में स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। ये अंतिम पंक्ति इन आज़ाद सपनों के सबसे महान उद्देश्य को हमारे सामने रखती है। इसका सार यही है कि जब आकांक्षाओं को ऊंची उड़ान भरने की आज़ादी मिलती है,
तभी वे आजाद सपने वापस लौटकर इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने की कला यानी शिल्प सिखा सकते हैं। और सच कहूं तो कोई भी समाज इसी तरह समृद्ध होता है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 4 पे, अभ्यास और प्रश्नोत्तर। परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ मुख्य बिंदु। अब अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक सवाल बार बार आता है, कविता के अनुसार आखिर किसकी स्वतंत्रता की वकालत की जा रही है और किसके पंख नहीं काटे जाने चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका एकदम सटीक उत्तर है मानव सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ण स्वतंत्रता। पंख काटने का सीधा सा अर्थ है हमारी और युवाओं की क्षमता और कल्पना को हमेशा के लिए रोक देना। अगर आप इस मूल अवधारणा को समझ गए तो समझिए परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई। और अब हमारे अंतिम खंड पर, खंड 5, सपनों की उड़ान, कविता के संदेश पर अंतिम विचार। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुद के फैसले लेने की आज़ादी ही सबसे बड़ा उपहार है। चाहे कोई छात्र हो या कोई कलाकार, सपनों को कभी भी सीमित नहीं करना चाहिए। यही इस दुनिया को बेहतर बनाने का इकलौता तरीका है। तो चलते चलते जरा इस सवाल पर सोचिएगा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम अनजाने में किसी के सपनों के पंख तो नहीं काट रहे हैं? और हम उन सपनों की स्वतंत्र उड़ान का समर्थन कैसे कर सकते हैं? इस विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के इस ज्ञान भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।